को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, दिवाली के बाद शायद हमारा स्कूल चालू हो जाएगा और हमारा रोज का जो पढ़ाई है वो भी स्कूल में चालू हो जाएगी। तब तक आप लोगों को घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घर में ही आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात बच्चों, मैं आपकी परिसर अध्ययन भाग 1 विषय की शिक्षिका श्रुति परब। हम लोग परिसर अध्ययन में कितनी सारी बातें सीखते हैं, कितनी सारी बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चों उसका हमें व्यवहार में उपयोग करना है, हमारे नित्य जीवन में उपयोग करना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। पिछला पार्ट जो हमारा था वो था हवा। हवा के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। हवा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हमने देखा था। तो बच्चों, व्यवहार में उसका उपयोग आप लोग कैसे करोगे? अगर दिवाली आएगी अभी तो दिवाली में आप पटाखे जलाओगे और पटाखे जलाने से बच्चों हवा प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है और हवा प्रदूषण भी होता है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे और हवा प्रदूषण के लिए आपको सहयोग नहीं देना है। आपको पटाखे नहीं जलाने हैं, उसके बदले में कुछ और भी उसके अनेक मार्ग है, उपाय है, तो उसका अवलंबन आपको करना है। तो पटाखे नहीं जलाने हैं, हवा प्रदूषण नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि भोजन, हवा, पानी, निवास और वस्त्र ये हमारी प्रमुख आवश्यकता है। तो आज जो हमारी ये जो लास्ट वाली जो आवश्यकता है वस्त्र, इसका आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारा अगला पाठ है वस्त्र और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करती हूँ। आपको पता है हमारा ये जो पब्लिक स्कूल है ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित है। हमारी कक्षा 4थी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 घटक वस्त्र और मैं आपकी शिक्षिका श्रुति परब। बच्चों, आज का जो हमारा सुविचार है वो है प्रकृति के वरदान का सम्मान करें। प्रकृति के वरदान का सम्मान करें। भगवान ने संपूर्ण जगत के प्राणियों को अनेक अमूल्य उपहार दिए हैं, जिनमें से पेड़ पौधे मुख्य है। पेड़ पौधे संपूर्ण जीव जगत के जीवन का मूलाधार है। ये पर्यावरण को साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं। इस ऑक्सीजन से संपूर्ण प्राणी जगत सांस लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं सूर्य की तपन को सहन कर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें पूजा जाता है, जैसे तुलसी, पीपल, केला, बरगद, आम। पेड़ पौधे अपने फल स्वयं कभी नहीं खाते, बल्कि उन्हें भी हमें ही देते हैं। वे इतने विनम्र होते हैं कि फल आने पर स्वयं ही नीचे की तरफ झुक जाते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, धरा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, भूमि को पानी के कटाव से रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें लकड़ियां, औषधियां, छाल आदि अनेक अमूल्य उपहार प्राप्त होते हैं। संभवतः पेड़ पौधे प्रकृति का अनूठा वरदान है। ये भी कहा जाता है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। हमें भी पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रकृति हमें पीने का पानी, सांस लेने को शुद्ध हवा, पेट के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि हमारे बेहतरी के लिए
उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति से हमें जीवन जीने की उमंग मिलती है। ये धरती जो हमें इतनी सुंदर लगती है, वह इस प्रकृति के कारण है। अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ न हो। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमें प्रकृति की देन का सम्मान करना चाहिए। आज के इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपना अधिक समय टेलीविजन देखकर और इंटरनेट चलाकर बिताते हैं। अपने काम के साथ साथ कुछ दिन के लिए हमें प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए। प्रकृति में वह शक्ति है जो शरीर से कई बीमारियों को दूर कर देता है। प्रकृति में जब तक संतुलन है, तभी तक हमारे जीवन में भी संतुलन है। जहां इस प्रकृति का संतुलन खराब हो गया, वही हमारे जीवन का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। हमें अपने आसपास के प्रकृति को स्वच्छ रखने में अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन, मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। आज का जो बच्चों हमारा पाठ है वो मैंने बताया था वस्त्र। वस्त्र अर्थात क्या? वस्त्र अर्थात कपड़े। वस्त्र अर्थात कपड़े। कपड़े का समानार्थी शब्द है वस्त्र। आपको ध्यान रखना है। वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित चीज है। जी बच्चों, ये हम बनाते हैं, मानव बनाता है। कपड़ा कौन बनाता है? मानव बनाता है। भले प्रकृति हमको साधन देती है, उसका साहित्य सामान जो है वो हमको प्रकृति देती है, लेकिन कपड़ा बनाने का कार्य मानव करता है। अर्थात वस्त्र या कपड़ा एक मानव निर्मित चीज है जो प्राकृतिक या कृत्रिम तंतुओं के नेटवर्क से निर्मित होती है। इन तंतुओं को सूत या धागा कहते हैं। धागे का निर्माण कच्चे ऊन, कपास अर्थात रुई या किसी अन्य पदार्थ को करघे की सहायता, करघा माने चरखा, करघे की सहायता से ऐड कर किया जाता है। एक फ्लेक्सिबल सामग्री है जिससे कृत्रिम फाइबर धागे का समावेश रहता है। अब हम लोग कपड़ा किस किस रूप में यूज करते हैं या किस किस रूप में हमको कपड़ा उपयोग में आता है? तो पहनने के कपड़े तो है ही है, उसके साथ झोला यानी बैग, टोकरी, कारपेट, पर्दे, तौलिया, मेजपोश, चादर, झंडा। हाँ बच्चों, झंडा बनाने के लिए भी कपड़ा काम आता है। अपने देश का ये जो तिरंगा है, झंडा है, वो भी कपड़े से बनता है। छन्ना यानी फिल्टर, जो पानी छानने के लिए जो हम लोग बनाते हैं, वो भी कपड़े का बनाते हैं। तंबू, जाली जैसे मच्छरदानी है, और हमारा नैपकिन यानी रुमाल, रुमाल भी हम लोग कपड़े से बनाते हैं। तो कपड़े से हम लोग इतनी सारी चीजें बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? कपड़े तो बनाते हैं, झोला बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं, मेजपोश बनाते हैं कपड़े से, चादर बनाते हैं, झंडा बनाते हैं, छन्ना यानी फिल्टर बनाते हैं, तंबू, जाली और रुमाल। अब हम देखते हैं वस्त्र कैसे बनता है, और वस्त्र की ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हमें वस्त्र की जानकारी लेनी है। और ये कहानी किसकी है? ममता की। ममता आपकी तरह ही एक लड़की है, और वो पहली बार अपनी मौसी के घर गई, और जब सवेरा हुआ तब वो खेत में गई। और खेत में जब वो गई तो वो खेत पता है किसका था? कपास का। वो खेत किस चीज का था? कपास का। वह एक पौधे के पास जाकर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ममता को लगा कि ये पौधा बोल रहा है। उस पौधे ने उसको पूछा ममता को कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ममता ने उसको अपना नाम बताया। फिर ममता ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो पौधे ने कहा मेरा नाम कपास है, और तुम जो कपड़े पहन कर रखे हो वो भी कपास के ही है। मैं खेत में ही पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। मेरे ऊपर ये डोरिया लगी है। डोरिया मतलब जो कपास के जो फूल आते हैं, उसके जो फल बनते हैं, उसको क्या कहेंगे? डोरिया। ये सब पकेगी तो फूट जाएगी। इनमें कपास भरी हुई है। कपास के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। किसान क्या करता है? बीजों को अलग कर देता है, और बीजों से
नन्हे नन्हे पौधे पैदा होते हैं। मेरे बीजों को बिनोले कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? जो बीज होते हैं उसको क्या कहेंगे? बिनोले। बिनोले अलग करने के बाद कपास को रुई कहते हैं। ममता ने पूछा, इसके बाद क्या करते हैं? तो पौधे ने बताया, रुई की पुनिया बनाकर चरखे पर काटी जाती है। पुनिया मतलब बाती, जो हम लोग लंबी बाती बनाते हैं ना दिया जलाने के लिए, उसे क्या कहेंगे? पुनिया। रुई की पुनिया बनाकर चरखे पर काटी जाती है। उनमें से सूत के धागे बन जाते हैं। इन धागों से ताना तना जाता है। अगर रंगतदार लट्स बनाना है तो इस धागे को पहले रंग लिया जाता है, फिर ताना तना जाता है, फिर ताने को खड़ी पर चढ़ाकर कपड़ा बन लिया जाता है। दरी है, खेस, चादर आदि इस तरह बुनी जाती है। इसी तरह खद्दर भी बुना जाता है। कपड़ा बुनने के बड़े बड़े कारखाने में काटने बुनने का काम मशीनों से होता है बच्चों। वे मशीन बिजली से चलती है। ममता ने पूछा, क्या सभी कपड़े रुई से बनते हैं? कपास ने उत्तर दिया, अधिक कपड़े तो मेरी रुई से ही बनते हैं, परंतु कुछ कपड़े रेशम से बनते हैं। ममता ने पूछा, रेशम क्या है? क्या वह भी पौधे पर लगते हैं? कपास ने उत्तर दिया, नहीं, रेशम तो एक कीड़े में मिलता है। उस कीड़े की शक्ल अंडे जैसी बन जाती है। उसके ऊपर मुलायम धागे होते हैं। वे उतार कर काट लिए जाते हैं और फिर उससे कपड़ा बनता है। और ये कपड़ा मेरी कपास से बने कपड़े से अधिक कोमल और सुंदर होता है और अधिक महंगा भी होता है। ममता ने पूछा, और मेरा स्वेटर भी क्या रेशम से बना हुआ है? कपास ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये तो ऊन से बनता है। ऊन भेड़ के बालों से मिलती है। भेड़ के बाल काटकर उसका काट लिया जाता है और फिर हाथ से मशीन से बुन कर उसकी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। बच्चों, ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चित्र है और पाठ्य पुस्तक में जो आपको दिया है उसमें उत्तल लेंस अर्थात आवर्धक कांच, इस कांच के माध्यम से आपको कपड़े का निरीक्षण करना है और निरीक्षण करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा वो आपको देखना है। इसको बोलेंगे आवर्धक कांच यानी उत्तल लेंस। इससे जब आप देखते हो दूरबीन से तो आपको बारीक से बारीक चीज नजर में आती है। देखो, जब आप देखोगे तो ऐसे क्या होंगे, अलग अलग धागों को एक दूसरों में पिरोकर कपड़ा बनाया जाता है। लंबे धागों की बुनाई करके कपड़ा तैयार होता है। लंबे धागे कपास से बनाए जाते हैं। अगर आप उत्तल लेंस से देखोगे तो ऐसे धागे आपको दिखाई देंगे। उसी प्रकार बच्चों, अनाज के बोरे को भी आप ध्यान से देखोगे कि बोरा किस तरह से बुना हुआ है। इसको बुनना कहते हैं बच्चों। ये किस तरह से बुना हुआ है उसका आपको निरीक्षण करना है। जो कपड़ा सिलता है उसे कहते हैं दर्जी। आपने केजी में पढ़ा होगा कि कपड़े कौन सिलता है? कपड़ा दर्जी सिलता है। आप अगर दर्जी के पास जाओगे तब दर्जी जब कपड़ा काटता है तो उससे काटे हुए अगर कपड़े का आप निरीक्षण करोगे तो कपड़े के किनारे पर हमें अलग अलग धागे दिखाई देंगे और उस धागों से हमको मालूम पड़ेगा कि धागों को एक दूसरे में पिरोने का अर्थ है कपड़ा बुनना। लंबे धागों की बुनाई करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये जो चरखा है उस चरखे के माध्यम से कपड़े बुने जाते हैं। कपास से हम लंबी बत्ती बना सकते हैं। कपास से हम चरखे तथा करगे पर सूत काट सकते हैं। इसको सूत काटना कहते हैं। कपास से बनाए गए धागों से यंत्र की सहायता से कपड़ा तैयार होता है। ये देखो, इस प्रकार से आपको उसकी बाती बनानी है। घर में जो आपके कपास रहेगा ये है चरखा। इस चरखे से क्या करते हैं? सूत निकालते हैं अर्थात धागा निकालते हैं। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए महात्मा गांधी जी ने जनता में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने सूत कताई के लिए चरखे का उपयोग किया था। उन्होंने
पूरे देश में सूत काटने के चरखा मंडलों का निर्माण किया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हेतु संदेश दिया। जी बच्चों, स्वदेश अर्थात हमारा अपना देश, और हमें अपने देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो आज से आप सभी ध्यान में रखोगे, जो चीज हमारे देश में बनती है उसी चीज का हमें उपयोग करना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, घर में एक कपास लेना है और कपास से आपको हथेली पर लेकर उसके सिर की ओर मलना है, और मलने के बाद आपको एक कपास की लंबी बत्ती यानी बाती तैयार करनी है। उसको मलने के बाद क्या तैयार हो जाएगी, लंबी बाती। पहले कपास से सूत तैयार करने के लिए चरखे का उपयोग होता था। अब यही काम यंत्रों द्वारा होता है। कपास के इन्हीं धागों से कपड़ा बुना जाता है। कपास के अतिरिक्त ये देखो, इस प्रकार से चरखे से धागा बनाते हैं और फिर अलग अलग प्रकार के कपड़े तैयार करते हैं। आपको क्या करना है, कपड़े की दुकान पे जाना है और जो दुकानदार है उसको अलग अलग कपड़ों का नाम पूछना है, कपड़ों के प्रकार पूछने हैं, कपड़ों के नाम जानने हैं, और उसका संग्रह आपको बुक में करना है बच्चों। वो कपड़ा किस राज्य से आता है, दुकानदार के पास जो विभिन्न प्रकार के जो कपड़ों के जो नमूने हैं उसको आपको इकट्ठा करना है और उसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कपड़े आपको बाजार में दिखाई देते हैं। कभी हम लोग उसको कॉटन बोलते हैं, नॉयलॉन बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कपड़े आपको बाजार में दिखाई देते हैं और आप उसको खरीदते हो और उसका नित्य उपयोग करते हो। तो कपड़ा किससे बनता है, मैंने बताया आपको, कपास से। ये जो कपास है, इस कपास से हमें अलग अलग प्रकार के कपड़े मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे और किस किस प्रकार से हमको मिलता है कपास, मैंने बताया आपको अभी। ऊन से भी हमें तोरण, स्वेटर, कांटोप इत्यादि वस्तुएं हम लोग बनाते हैं। कपास, ऊन, इसको बोलेंगे पटसन अर्थात नायलॉन, रेयॉन इत्यादि। और इनमें से कुछ जो स्तोत्र है वो वनस्पतियां भी है। कुछ स्तोत्र उसके अलग अलग उसके स्रोत है। जैसे भेड़ है, भेड़ से भी हमको क्या मिलती है, ऊन मिलती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग चीजों का उपयोग करके वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे सूजे यानी बड़ी सुई की सहायता से स्वेटर, कंटोप, मोजे, जो हम लोग सॉक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, सुई से बुने जाते हैं। ये जो तोरण है, ये तोरण भी हम लोग सुई से बनाते हैं या मशीन से बनाते हैं और ऊन का उपयोग करके हम इसको बुनते हैं। स्वेटर भी ऊन से बुना जाता है और ऊन हमको भेड़ से मिलती है। विभिन्न प्रकार के कपड़े यांत्रिक करघे द्वारा किए जाते हैं। यांत्रिक करघा अर्थात यांत्रिक चरखा, जो मशीन से चलता है, बिजली से चलता है, और इस यांत्रिक करघे द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। अब आपको एक प्रयोग करना है। एक छोटी बाल्टी लेनी है, उसमें स्वच्छ पानी लेना है और उस पानी में दिन भर में जो उपयोग में आपको जो कपड़े आते हैं, उस कपड़ों को, जो हम लोग कपड़े यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं दिन भर, उसको पानी में भिगोने हैं। थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट मिलाना है और कपड़ों को पानी में भिगोना है। 1 घंटे के बाद ये कपड़े आपको बाल्टी से बाहर निकालने हैं और बाहर निकालने के बाद आपको उसके अंदर जो पानी है, कपड़े को निचोड़ना है और पानी का निरीक्षण करना है। आप देखोगे बाल्टी का पानी गंदा, मटमैला दिखाई देता है। वो पहले जैसा स्वच्छ तथा पारदर्शक दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि हमारे कपड़ों की मैल, गंदगी पानी में उतर जाती है। तो हमारे जो कपड़े हैं वो हमें स्वच्छ करने पड़ते हैं। अगर हम लोग गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारे शरीर से स्मेल आएगी, बास आएगी, बदबू आएगी और कोई भी हमारे पास में खड़ा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करने चाहिए, साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए।
जब आप मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इन कपड़ों को साफ करना पड़ता है और इसके लिए हमको अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शरीर में अभी देखते हैं हम लोग कपड़े कैसे गंदे हो जाते हैं। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो परिसर की धूल, मिट्टी से गंदे होते रहते हैं। शरीर में से निकलने वाले पसीने से भी हमारे कपड़े गंदे होते हैं। अपने शरीर के अंगों के संपर्क से भी कपड़े गंदे होते हैं। काम करने के स्थान पर भी कपड़े गंदे हो सकते हैं, इसीलिए कपड़ों को स्वच्छ करना पड़ता है। जब हम लोग देखो इस प्रकार से हम लोग कपड़े धोएंगे, आपकी मम्मी कपड़े धोती है और कपड़ों को अच्छे से सुखाती है। हवा के माध्यम से कपड़ा सूखता है। अब स्वच्छ कपड़े पहनने के लाभ क्या है? क्यों पहनने हैं हमको स्वच्छ कपड़े? कपड़े स्वच्छ जब हम लोग पहनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। स्वास्थ्य भी हमारा उत्तम बना रहता है। मन प्रसन्न रहता है, अच्छा लगता है हमको। अन्य लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लोगों को भी आसपास के अच्छा लगता है और दूसरे लोगों को भी कपड़े स्वच्छ रखने की आदत पड़ जाती है। इसके लिए हमको हमेशा साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। अब हम क्या-क्या करते हैं कपड़े धोने के लिए? साबुन की बट्टी, इसको क्या कहेंगे? साबुन की बट्टी यानी सोप। इसका उपयोग हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग डिटर्जेंट पाउडर, आप मार्केट में देखेंगे कितनी सारी डिटर्जेंट पाउडर आपको मिलेगी। इसको क्या कहेंगे? डिटर्जेंट पाउडर यानी अपमार्जक चूर्ण। इससे भी बच्चों कपड़े धोते हैं। ये जो है लिक्विड है, इस लिक्विड का भी उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहेंगे? तरल साबुन। तरल साबुन का भी कपड़े धोने के लिए उपयोग होता है। क्या-क्या बताया मैंने? साबुन की बुट्टी, डिटर्जेंट पाउडर और तरल साबुन यानी लिक्विड सोप। तो ये जो हो गए नए वाले जो तरीके हैं कपड़े धोने के। अब ये जो पुराने वाले जो मतलब नैसर्गिक, प्राकृतिक जो है, वो है रीठा, धोने का सोडा, हिंगट यानी इंगुदी और चूने का पत्थर। किराने की दुकान से आपको रीठा लेकर आना है और उसको गुनगुने पानी में भिगोकर खूब हिलाना है और फिर देखना है कि क्या उसमें अंतर आता है और बाल्टी में गुनगुना पानी लेकर उसमें धोने का सोडा डालना है और पानी को अच्छी तरह से हिलाना है और फिर देखना है कि अस्वच्छ कपड़े किस प्रकार से स्वच्छ हो जाते हैं। यह आपको प्रयोग करना है। रीठा, धोने का सोडा, हिंगट, चूने का पत्थर, इनका उपयोग करके कपड़े धोने से कैसे आपको महसूस होता है, कपड़े कैसे स्वच्छ होते हैं, ये आपको देखना है। अगर कपड़े गंदे रहेंगे तो उसमें से बदबू आएगी, हमें वो अच्छा नहीं लगता और इसीलिए हमको कपड़ों की स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम लोग अस्वच्छ गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमको त्वचा रोग हो जाएंगे। हमको जो हमारी जो स्किन है, त्वचा जो है उसमें हमको ऐसे रेशेस आ जाएंगे, हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको अस्वच्छ कपड़े नहीं पहनने हैं। स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनने से हमारा मन प्रसन्न होता है। अब हमको देखना है कि ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े जो हम लोग जब छोटे होते हैं, तो छोटे होते समय हम लोग जो कपड़ा लाते हैं, वो कपड़ा बाद में हम लोग उसको नहीं पहन सकते क्योंकि हम बढ़ते जाते हैं और वो छोटे कपड़े हमको पहनने में नहीं आते। तो उस कपड़े को हम लोग फेंक देते हैं क्या? नहीं, हम कपड़ों को फेंकते नहीं हैं। कपड़ों का हम लोग पुनर्उपयोग करते हैं। अर्थात ये कपड़े आपके द्वारा किसी और को दिए जाते हैं। उसका पुनर्उपयोग होता है। पुनर्उपयोग अर्थात उसका पुनः वापर होता है। कैसे? तो ये जो कपड़े हैं, ये कपड़े बर्तन वाली जो होती है, आपकी मम्मी क्या करती है? वो पुराने कपड़े बर्तन वाली को देती है और बर्तन वाली से ये कपड़े अन्य लोगों को मिलते हैं और उसका पुनर्वापर अर्थात पुनः उपयोग किया जाता है। यदि पुराने कपड़े अच्छी हालत में हो तो उन्हें हम जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। कपड़े फट गए हो तो उसमें गुदड़ी बनाते हैं, पांव पोंछनी जैसे वस्तुएं तैयार की जा सकती है। इन कपड़ों के सूत अलग करके नया कपड़ा भी बनाया जाता है बच्चों। आजकल अत्याधिक जीर्ण जो कपड़े हैं
उस कपड़ों की लुगदी बनाकर कागज भी तैयार किया जाता है। इन कागजों से कागजी थैलियां, फूल, जैसे अभी आपको क्राफ्ट वाली टीचर ने जो सिखाया, उस चीज जो सुशोभन का जो वस्तुएं है उसका उपयोग उसके लिए किया जाता है। कपड़े की लुगदी से प्राकृतियां अर्थात प्रतिकृति अर्थात मॉडल भी बनाए जाते हैं। तो ये जो बर्तन वाली है ये क्या करती है, पुराने जूने जितने भी कपड़े हैं वो लेती है और उसके बदले आपको बर्तन या पैसा देती है। तो पुनर्वापर के लिए इनका हमको उपयोग होता है और इस प्रकार से ये कपड़े दूसरे लोगों को उपयोग में आते हैं। ये देखो इस प्रकार से गुदड़ी बनाते हैं पुराने कपड़ों की। आपकी नानी, दादी, मम्मी इस प्रकार से पुराने कपड़ों से क्या बनाती है, गुदड़ी, जिसका हम लोग सोने के लिए उपयोग करते हैं। पाव पोछनी बनाते हैं पुराने कपड़ों से। मैंने बताया था ना कि कागज तैयार करते हैं, जो पुराने एकदम गंदे कपड़े हैं, जीर्ण है, जो खराब हो गए कपड़े, उसे केमिकल की सहायता से क्या करते हैं, कागज बनाते हैं और उसका उपयोग सुशोभन के लिए किया जाता है। ये देखो इस प्रकार से ये जो पुराने कपड़े हैं इनका उपयोग करके हम कितनी सारी सुंदर सजावट की वस्तुएं बना सकते हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है कपड़ों की विविधता। कपड़ों की विविधता मतलब आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार का पोशाक हर कोई पहनता है। हर कोई अपने जात, धर्म, संस्कृति के अनुसार पोशाकों का चुनाव करता है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारणों से कपड़ों में विविधता दिखाई देती है ना। मैंने बताया संस्कृति अर्थात अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार हर कोई पोशाक का चुनाव करता है। फिर है जलवायु। जलवायु अर्थात कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बारिश में हम लोग सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं। मतलब जलवायु के अनुसार भी हम लोग सीजन वाइज भी हम लोग कपड़े पहनते हैं। फिर पर्व, उत्सव, समारोह तथा जन्म दिवस के अवसर पर भी लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सूती कपड़े अर्थात कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में गर्मी ज्यादा होती है और गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के अर्थात सूती कपड़े पहनते हैं। समय के अनुसार भी कपड़ों और पहनाव में अंतर होता है, जिसे आप लोग फैशन कहते हैं। तो फैशन के अनुसार भी कपड़े बदली होते रहते हैं। पसंद के अनुसार कपड़ों का चयन किया जाता है। ये अलग अलग संस्कृति के कपड़े आप देख सकते हो, पोशाक इस प्रकार से। और ये जो विविधता है, ये पोशाकों की विविधता हमारे अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के अनुसार दिखाई देती है। इन चित्रों को ध्यान से देखना है और पहने गए कपड़ों की विविधता को आपको समझना है। अपने परिसर अथवा किसी दूर वाले क्षेत्र में जाने पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र तथा परिधान पहनने वाले लोग दिखाई देते हैं। उनके वस्त्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है और प्राप्त जानकारी को आपको नोटबुक में लिखना है। जलवायु के अनुसार पूरे वर्ष भर में हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है उसका भी निरीक्षण आपको करना है। पर्व अर्थात उत्सव के अनुसार भी हम लोग कपड़ों में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के कपड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। जलवायु के विचार से महाराष्ट्र में मुख्यतः सूती कपड़े का उपयोग होता है। सूती कपड़ा अर्थात कॉटन का कपड़ा। अब बच्चों हमने देखा है कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कपड़ा धागे सूत से बनता है और ये जो धागे हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं, कपास और ऊन से। उपयोग करने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े धोने के लिए साबुन, रीठे, हिंगोट जैसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। पुराने कपड़े मत फेंको, उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो कपड़े आपको देने हैं। सांस्कृतिक
तथा भौगोलिक कारणों से वस्त्र में विविधता दिखाई देती है। पहले उपयोग में लाए जाने वाली पोशाक और वर्तमान समय की पोशाक दोनों में अंतर है। कपड़े बुनने के लिए हाथ करघे या यांत्रिक करघे का भी उपयोग होता है। भेड़ से हमें ऊन मिलता है बच्चों। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में जब इल्ली की अवस्था में होता है, तब वह अपने मुंह से लार के रूप में पतले धागे निकालता है और उसके बने कोश में हमें क्या मिलता है? एक धागा मिलता है, रेशम मिलता है और उससे क्या बनता है? रेशमी वस्त्र, जो मैंने आपको बताया। फिर हमको मैंने बताया स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि स्वच्छ कपड़े पहनने पर हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम टिप टाप दिखाई देते हैं और हमारा स्वास्थ्य उत्तम बनता है और अच्छी आदतों का निर्माण होता है। दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं और इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों को हम लोग साबुन की बट्टी, रीठे, हिंगोट, डिटर्जेंट इत्यादि से स्वच्छ करते हैं और इसके लिए सोडे तथा तरल साबुन का भी हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा विविधता, कपड़ों की विविधता को देखा हमने, अलग अलग प्रकार के संस्कृति के कपड़े हमने देखे और उसकी जानकारी भी आपको इकट्ठा करनी है। पुराने कपड़ों का क्या क्या किया जाता है मैंने बताया, उसका उपयोग अलग अलग रूप से किस प्रकार से होता है ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो पुराने कपड़े हैं उससे क्या क्या बनता है? गुदड़ी बनती है, पांव पोंछनी बनती है, कपड़ों के सूत अलग करके उसका पुनः नया कपड़ा भी बनाते हैं। बहुत पुराने कपड़े जो होते हैं उससे लुगदी बनाकर कागज तैयार करते हैं और सुशोभन की वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये जो हमारा पाठ था यहाँ पर हमने देखा। अब हमारा है प्रश्न उत्तर। स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे अपना माइक चालू करेंगे और मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? पढ़ो बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न पढ़ो। धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार करते हैं। हाँ, देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जो कपास है उस कपास की लंबी बाती करते हैं और चरखे के माध्यम से, करघे के माध्यम से पतला धागा तैयार करते हैं और इन धागों से ही एक दूसरे को पिरोकर कपड़ा तैयार करते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कपड़ा कैसे तैयार करते हैं तो क्या बोलोगे? धागों को एक दूसरे में पिरोकर कपड़ा तैयार करते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ो बेटा। पहले के समय हेलो। पहले के समय में कपास से सूत काटने के लिए डैश का उपयोग होता था, चरखे का उपयोग होता था। मैंने बताया ना, ये जो कपास है ये हमको खेत से मिलता है, बराबर। फिर कपास को क्या करते हैं? लंबी बाती बनाकर चरखे के माध्यम से धागा निकालते हैं। तो ये जो धागा निकालना है या फिर जो सूत निकालना है, सूत काटना बोलेंगे उसको, ये सूत काटने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? कौन बताएगा? किस चीज का उपयोग होता है सूत काटने के लिए बच्चों? चरखा। चरखे का उपयोग होता है। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न पढ़ो बेटा। टीचर मैं पढ़ूंगा। ओके, नाम क्या है तुम्हारा बेटा? टीचर नारायण झर। हाँ, पढ़ो बेटा। कपड़ों से लुगदी तैयार करते हैं। जीर्ण शीर्ण कपड़े मतलब जो पुराने कपड़े हैं, जो फटे हुए कपड़े हैं, जिनका हमको उपयोग नहीं है, उसका उपयोग क्या करते हैं? लुगदी तैयार करने के लिए। और फिर उससे बारीक पतला कागज बनाते हैं और सुशोभन की वस्तुएं बनाते हैं, मैंने बताया। तो क्या उत्तर आएगा? जीर्ण शीर्ण कपड़े। ओके। नंबर 4 पढ़ो। हाँ, पढ़ो बेटा। पुराने कपड़े अच्छी हालत में हो तो हम उन्हें जरूरतमंद
को दे सकते हैं। वेरी गुड। अगर पुराने कपड़े हैं, आपको उस कपड़े का उपयोग नहीं है, तो उस कपड़े को फेंकना नहीं है, आपको किसे देना है? जिसको जरूरत है। वो कपड़े हम किसको देंगे? जरूरतमंद लोगों को। हाँ, जो गरीब है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उनको हम लोग ये उसको कपड़े दे सकते हैं। दे सकते हैं। वेरी गुड। 5वां पढ़ो बेटे। कपड़ों का उपयोग करने पर वे अस्वच्छ हो जाते हैं। यस बच्चों, मैंने बताया कि हम लोग कपड़े पहनते हैं, हमको पसीना आता है, हाँ, धूल पूरे मिट्टी। दिन जो पहनते हैं गंदा हो जाता है। यस, वेरी गुड। तो ये कपड़े अस्वच्छ हो जाते हैं और इन कपड़ों को हमें क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। धोना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े बच्चों पहनने चाहिए। इसको पढ़ो। सही सही है। सही है या गलत लिखो। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? टीचर मैं। क्या नाम है बेटा आपका? श्रुति गौड़। हाँ श्रुति, पहला प्रश्न पढ़ो बेटे। महात्मा गांधी ने विदेशी विदेशी वस्तुओं का उपयोग की सलाह दी थी। गलत। हाँ, विदेशी मतलब क्या? कौन बताएगा? विदेशी मतलब क्या? दूसरे देश वाले। और स्वदेशी मतलब? अपने देश वाले। तो बच्चों हमें स्वदेश का उपयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए कि विदेशी वस्तु का? स्वदेशी वस्तुओं का। यस, अगर हम लोग अपने देश में बने हुए वस्तु का उपयोग करेंगे तो उसका जो भी फायदा है वो अपने लोगों को मिलेगा, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? स्वदेशी मतलब अपने देश में बने वस्तु का उपयोग करना चाहिए। दूसरा कौन पढ़ेगा? शांकनील, आप पढ़ोगे शांकनील बेन? दूसरा प्रश्न कौन पढ़ेगा? प्राची तिवारी पढ़ोगी बेटा? प्राची तिवारी कौन पढ़ रहा है? दूसरा प्रश्न। अपमार्जक। हाँ पढ़ो। अपमार्जक का चूर्ण प्राकृतिक पदार्थ है। गलत। हाँ, मैंने बताया था कि ये जो अपमार्जक है, यानी जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं, जैसे मम्मी आपकी रिन पाउडर लाती है, एरियल पाउडर लाती है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है क्या? बताओ बच्चों। डिटर्जेंट पेड़ पे लगेगा क्या? खेती में मिलेगा क्या? नहीं, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक है नहीं, तो ये उत्तर क्या है? गलत है। तीसरा कौन पढ़ेगा? टीचर, कटे फटे कपड़ों से गुदड़ी बनाई जाती है। सही। गुदड़ी आपने देखी है बच्चों? जो मम्मी गुदड़ी सिलती है वो पुराने कपड़ों से सिलती है। सही उत्तर है। अगला कौन पढ़ेगा? नंबर 4। तैयार के दिन जी के महत्वों में परिवर्तन होता है। सही। त्योहार अर्थात हमारा कोई भी उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने पहनावे को बदली करते हैं, चेंज करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं? तो इसका उत्तर सही है। अगला कौन पढ़ेगा? कपड़ों से तैयार की गई लुगदी उपयोगी नहीं है। गलत। मैंने बताया उसके कितने सारे उपयोग है। क्राफ्ट के लिए जो आप चीजें इस्तेमाल करते हो वो उसी कपड़ों, उसी चीजों से बनता है। देखो बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसके प्रश्न उत्तर आपको बुक में लिखने हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। भेड़ के बाल से ऊन मिलता है, ऐसा और कौन सा प्राणी है जिसे प्राप्त धागों से मुलायम तथा महीन कपड़ा बनता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन क्रम में जब इल्ली की अवस्था में होता है तब वह अपने मुंह से लार के रूप में पतले धागे जैसा निकालता है और उससे बने कोश में बंद हो जाता है। इसी कोश का धागा ही रेशम है और इसी धागे से मुलायम तथा महीन रेशम वस्त्र बनते हैं। कपड़े बुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कपड़ा बुनने के लिए हाथ करघे का, यांत्रिक करघे का उपयोग करते हैं। हमें स्वच्छ कपड़े उत्तर पढ़ो बेटा।
पढ़ो उत्तर। स्वच्छ कपड़े पहनने पर हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम टिप-टाप दिखाई देते हैं, हमारा स्वास्थ्य बोलूं वो पढ़ रही बेटा। और से अच्छा लोग प्रभावित होते हैं। अच्छा, प्रश्न 5वां कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़ो, पढ़ो बेटा। स्वच्छ किए जाते हैं। हाँ उत्तर पढ़ो। गंदे कपड़ों को हम साबुन की बट्टी, रीटो, हिंगोट, डिटर्जेंट, अम्रपाजक इत्यादि से स्वच्छ करते हैं। इसके लिए सोडे तथा तरल साबुन का भी उपयोग करते हैं। ध्यान दो, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों को तरल साबुन से ही धोकर स्वच्छ बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों आपने? स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? तो ये पार्ट हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है बच्चों। अभी दिवाली की छुट्टी लग जाएगी, आपको अच्छे से दिवाली की छुट्टी एंजॉय करनी है। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। और ये पार्ट हमारा पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली बेटा।